नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई? और अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की भूगोल और उसमें पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। आज खत्म हो जाएगा और आज का टॉपिक है अपना मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो देखते हैं मानव भूगोल और उपक्षेत्र कैसे है और किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखोगे तो ये लेसन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो मानव भूगोल के उपक्षेत्र या हम कह सकते हैं क्षेत्र। कौन कौन से मानव भूगोल के क्षेत्र है और उन क्षेत्रों से किस प्रकार के प्रश्न है वो निकलते हैं। देखो, पहला आता है सामाजिक भूगोल। एक नंबर क्या आएगा? सामाजिक भूगोल आएगा। ठीक है, सामाजिक भूगोल की बात करें, इसमें समाज से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल आता है। 3 नंबर आता है राजनीति भूगोल। ठीक है, अगर 4 नंबर की बात करें अपने, तो 4 नंबर इसमें रहेगा आपका जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल आ जाएगा। और 5 नंबर रहेगा आवास भूगोल, यानी अधिवास भूगोल कह सकते हैं अपने इसको। आवास भूगोल कह दो या अधिवास कह दो। ठीक है, 6 नंबर है आर्थिक भूगोल। क्या नंबर है? आर्थिक भूगोल। तो ये आपके 6 मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। किसके हैं? ध्यान से सुनना, मानव भूगोल के क्षेत्र बोल रहा हूं। अब यहां से प्रश्न देखो क्या बनेगा। पहला प्रश्न इसमें से अपने ये बनाएंगे कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र बताओ। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र, यानी ये तो पढ़े अपने मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब पढ़ेंगे इनके जो क्षेत्र है मानव भूगोल के, उनके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न मैंने बनाया सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो पहला आता है व्यवहारवादी भूगोल। 1 नंबर क्या आ जाएगा इसमें? व्यवहारवादी भूगोल आ जाएगा। 2 नंबर की बात करें आप, तो 2 नंबर आएगा भाई सामाजिक कल्याण का भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल। 3 नंबर की बात करूं मैं, तो 3 नंबर आएगा लिंग भूगोल। लिंग भूगोल आ जाएगा। 4 नंबर की बात करें, तो 4 नंबर इसमें आ जाएगा आपका ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर की बात करें सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा। सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा। 6 नंबर की बात करें सांस्कृतिक आ गया। और क्या रहेगा? सांस्कृतिक भूगोल के अलावा हम लिख सकते हैं इसमें चिकित्सा भूगोल भाई। चिकित्सा भूगोल। एक और रहेगा, कौन सा रहेगा? व्यवहारवादी आ गया। सामाजिक सांस्कृतिक अवकाश का भूगोल लिखो। 7 नंबर क्या आ जाएगा? अवकाश का भूगोल। ठीक है, तो ये सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हो गए। ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, और कठिन पर ऑप्शन बनेंगे, ऐसे नहीं एक क्वेश्चन है ना, मैं बनाऊंगा बाद में। कल अपने क्वेश्चन संडे को क्वेश्चनों की क्लास ही करेंगे। उसके बाद प्रश्न बनता है इसमें राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। यहां लिखो, प्रश्न बनेगा राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र 2 है। कितने हैं? 2। एक आता है आपका सैन्य भूगोल, दूसरा आता है निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल। ठीक है, 2 प्रश्न बना दिए, यानी
क्षेत्रों से कितने प्रश्न बन गए? 2। एक प्रश्न ये बनाओ, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र बताओ। तो आर्थिक भूगोल के देखो, एक तो आ जाएगा इसमें संसाधन भूगोल आ जाएगा, संसाधन भूगोल। एक इसमें कृषि भूगोल आ जाएगा, कृषि भूगोल। एक इसमें आपका उद्योग भूगोल आ जाएगा, उद्योग भूगोल। एक इसमें विपणन भूगोल आ जाएगा, विपणन भूगोल आ जाएगा। एक इसमें पर्यटन भूगोल आ जाएगा, पर्यटन भूगोल आ जाएगा। एक इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आ जाएगा। और भी रहेगा क्या? मेरे हिसाब से आगे देखो, ये थे अपने मानव भूगोल के उपक्षेत्र और क्षेत्र। दोबारा समझ लो कि मानव भूगोल के क्षेत्र पूछे आपसे कौन कौन से, तो आप बताओगे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। फिर अपनों ने सामाजिक भूगोल से निकाला है कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन से है, तो व्यवहारवादी भूगोल आ जाएगा। फिर सामाजिक कल्याण का भूगोल आ जाएगा, फिर आपके लिंग भूगोल आ जाएगा, फिर ऐतिहासिक भूगोल का सम आ जाएगा, और सांस्कृतिक आ जाएगा, और शिक्षा और अवकाश आ जाएगा। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है वो 2 है, सैन्य और निर्वाचन। आर्थिक भूगोल की बात करें, संसाधन है, कृषि है, उद्योग है, विपणन है, पर्यटन है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। जो ऐतिहासिक जो भूगोल है इसका संबंध है वो इतिहास से है। किससे? इतिहास से है। अगर हम जनसंख्या भूगोल की बात करें, इस जनसंख्या भूगोल का संबंध है वो किससे? जनाकिकी से है। किससे भाई? जनाकिकी से। इतनी बातें अपने को और याद रखनी है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। फिर अपने एक बार स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट पे देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखो, आगे अपने एक खालिस्तान है पहले, उसके बाद जितने ये प्रश्न मैंने लिखे हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सारणी दी हुई है आपकी बुक में, सारणी देखो वहां, और उस सारणी में सीधा सारणी दी हुई है। प्रश्न बनाने आपको नहीं आते तो प्रश्न बना के मैं आपको कराऊंगा। 2 तरीके से प्रश्न बनेंगे, 3 तरीके से, इसमें तीनों तरीके आपको समझाए जाएंगे। पहले खालिस्तान देखो, खालिस्तान क्या कह रहा है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ खालिस्तान विकसित करती है, तो घनिष्ठ अंतरा पृष्ठ विकसित करती है। कौन सा संबंध? घनिष्ठ अंतरा पृष्ठ संबंध है वो विकसित करती है। तो ये खालिस्तान अच्छा है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी जो विषय है उनके साथ खालिस्तान अंतरा पृष्ठ विकसित करती है। तो उस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? घनिष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खालिस्तान है। उसके बाद देखो, ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये सीधा स्टेटमेंट है भाई। 2 कथन आ जाए, इसमें बताना हो सत्य और असत्य कौन सा है। इसमें एक ये आ जाए कि मानव के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हुआ है लिखा है इसने, कई बार देखो कथन पूछ रहा है और यहां लिख दे ऐसा भी नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ का मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा ऑप्शन में डाले जा रहे हैं। तो 2 प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे, उसमें पूछेगा दोनों कथन सत्य है या एक सत्य है, ठीक है, या दोनों ही गलत है या एक गलत है, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो, अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, यहां से मैं प्रश्न बनाऊंगा, ये 20-25 बनेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे इन टॉपिक से, यानी इन क्वेश्चनों से 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है कि जो सामाजिक भूगोल है, जो सामाजिक भूगोल है उसका सामाजिक विषय के साथ संबंध बताना है अपने को। और सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय है जिसका संबंध सामाजिक भूगोल से रहेगा। तो सामाजिक प्रश्न बनेगा, सामाजिक भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किस विषय से है, ठीक है, कि सामाजिक भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किस विषय से है, ये रहेगा।
तो देखो इसमें सामाजिक भूगोल का संबंध है वो सामाजिक विज्ञान की कौन सी विषय से है, तो एक तो है सामाजिक विज्ञान से भाई, क्या है यहाँ एक तो आ जाएगा सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ एक वो लिखो आप, दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, समाज शास्त्र आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, समाज शास्त्र। यानी ये सामाजिक विज्ञान के विषय आप कक्षा 10 के अंदर भूगोल को अलग से नहीं पढ़ के आए, एक साथ इस पेपर आया आपका सामाजिक विज्ञान के नाम से, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक भूगोल को किस रूप में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान और समाज शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। प्रश्न इधर से भी आ सकता है, प्रश्न ये भी कह सकते सामाजिक विज्ञान के समाज शास्त्र विषय का संबंध भूगोल के किस विषय से है, तो आपका उत्तर आएगा सामाजिक भूगोल से है। किससे है, सामाजिक भूगोल से। अब खालिस्तान में कैसा आएगा कि सामाजिक भूगोल का संबंध खालिस्तान सामाजिक विज्ञान के विषय से है, तो उसमें आ जाएगा समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान आ जाएगा। ओके क्लियर, फिर आगे बढ़ो। व्यवहारवादी भूगोल का संबंध वो सामाजिक विज्ञान के किस विषय से है, तो आपका उत्तर आएगा मनोविज्ञान। किससे भाई, मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान से। तो सामाजिक विज्ञान के मनोविज्ञान विषय का संबंध भूगोल में किस विषय से है, तो आपका उत्तर आएगा व्यवहारवादी भूगोल से। किससे है, व्यवहारवादी भूगोल से। और व्यवहारवादी भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किस विषय से है, तो आपका उत्तर आएगा मनोविज्ञान। क्या है, मनोविज्ञान। उसके बाद आता है सामाजिक कल्याण का भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किस विषय से है, तो आपका उत्तर आएगा कल्याण अर्थशास्त्र से। क्या है भाई, कल्याण अर्थशास्त्र से, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के कल्याण अर्थशास्त्र विषय का संबंध भूगोल में किस विषय से है, तो आपका उत्तर रहेगा सामाजिक कल्याण के भूगोल से है। फिर है अवकाश का भूगोल का संबंध किससे है, अवकाश भूगोल का संबंध है समाज शास्त्र से। किससे भी, समाज शास्त्र से। समाज शास्त्र विषय को हम भूगोल में अवकाश भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर्यटन भूगोल भी लिख सकते थे, ठीक है, पर्यटन भी आ सकता है इसका, पर्यटन क्योंकि पर्यटन को हम अलग से पढ़ते नहीं सामाजिक विज्ञान में, इसलिए समाज शास्त्र अपना ने लिखा। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का संबंध है वो किससे रहेगा, सांस्कृतिक भूगोल का संबंध रहेगा मानव विज्ञान से। किससे रहेगा भाई, मानव विज्ञान से आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान के किस विषय से, मानव विज्ञान का संबंध वो किससे रहेगा, सांस्कृतिक भूगोल से रहेगा। उसके बाद हम बात करें लिंग भूगोल का संबंध, लिंग भूगोल का संबंध है वो समाज शास्त्र से भी है, समाज शास्त्र। और किससे है, समाज शास्त्र के अलावा हम बात करें इसमें मानव विज्ञान आ जाएगा और महिला अध्ययन आ जाएगा, महिला अध्ययन से। तो ये सामाजिक विज्ञान के विषय हो गए जो लिंग भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। एक ही याद रखना आपको, महिला अध्ययन, क्योंकि ये ना 2-3 ये अलग अलग विषयों में आ चुके हैं, तो ये कम पूछेगा आपसे, ये ज्यादा आएगा कि महिला अध्ययन का संबंध वो भूगोल के किस विषय से रहेगा, तो उत्तर आएगा लिंग भूगोल के साथ। फिर ऐतिहासिक भूगोल का संबंध है वो किससे है, ये पहले भी बता दिया मैंने, किससे भाई, इतिहास से है। किससे है, इतिहास से रहेगा। सामाजिक ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से रहेगा। शिक्षा भूगोल की बात करें अपने, शिक्षा भूगोल का संबंध है वो रहेगा महामारी विज्ञान से। किससे रहेगा, महामारी विज्ञान से रहेगा भाई, महामारी विज्ञान से, ठीक है। नगरीय भूगोल का संबंध की बात करें अपने, तो नगरीय अध्ययन और नियोजन से रहेगा। नगरीय अध्ययन और नियोजन, नगरीय अध्ययन और नियोजन। राजनीतिक भूगोल का संबंध किससे रहेगा, राजनीति विज्ञान से रहेगा। किससे रहेगा, राजनीति विज्ञान से रहेगा, ठीक है सर, राजनीति विज्ञान से। सैन्य भूगोल का संबंध सैन्य विज्ञान से रहेगा, सैन्य विज्ञान से रहेगा। जनसंख्या भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान में जनाकिकी से रहेगा भाई, जनाकिकी से, ठीक है। आवास भूगोल का संबंध किससे रहेगा, अधिवास से रहेगा। किससे रहेगा, अधिवास। या एक नाम और भी है इसमें, नगर और ग्रामीण नियोजन। क्या आ जाएगा इसमें, नगर और ग्रामीण नियोजन भी अपने लिख सकते हैं इसमें।
आर्थिक भूगोल का संबंध किससे रहेगा? अर्थशास्त्र से रहेगा। किससे रहेगा? अर्थशास्त्र से। अच्छा, संसाधन का भूगोल, संसाधन का किसके साथ रहेगा भाई? ये भी संसाधन अर्थशास्त्र से रहेगा, इसका भी संबंध संसाधन अर्थशास्त्र से रहेगा। कृषि भूगोल का संबंध किससे रहेगा? एग्रीकल्चर से रहेगा। कृषि विज्ञान किससे रहेगा? कृषि विज्ञान से रहेगा। ठीक है, फिर उद्योग भूगोल का संबंध है, वो किससे रहेगा भाई? उद्योग भूगोल का संबंध औद्योगिक अर्थशास्त्र से रहेगा। औद्योगिक अर्थशास्त्र से। विपणन भूगोल का संबंध, विपणन का जो संबंध है वो व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी वाणिज्य लिख सकते हो आप, इसमें वाणिज्य लिख सकते हो भी, एक ही नाम से वाणिज्य या फिर व्यवसायिक अर्थशास्त्र। भूगोल का संबंध पर्यटन, यात्रा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है, उसका संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है। ठीक है, तो इस प्रकार। चलो नेक्स्ट देखो अपने, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ प्रश्न है, एक सारणी आपके दी हुई है, उस सारणी के अंदर क्वेश्चन बनाएंगे अपने, यानी उपागम दिए हुए हैं। पहले तो देखो कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। पहले ये देखो आप, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं भाई? इन सभी उपागमों की अपने चर्चा करेंगे और इन्हीं उपागमों पर प्रश्न बनाएंगे। एक प्रश्न यहां से आ सकता है, मिलान में आ सकता है, पीछे फर्स्ट ग्रेड में यहीं से प्रश्न आया था। देखो पहला प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न क्या, पहले लिखो इसमें कौन कौन से उपागम है। एक नंबर है अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और, अन्वेषण से लिखा ना, और विवरण। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आपका आएगा प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है, 3 नंबर की बात करूं मैं तो 3 नंबर आएगा आपका क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है भाई। 4 नंबर देखो, 4 नंबर बताओ आप क्या रहेगा? 4 नंबर की बात करें अपने तो 4 नंबर रहेगा आपका स्थानिक संगठन। क्या रहेगा? स्थानिक संगठन। और 5 नंबर जो है ना, 5 नंबर है वो 1970 के दशक में जो मानव भूगोल में विचारधाराएं जो आई, वो सारी विचारधाराएं लिख दो। मानवतावादी, मानवतावादी, आमूलवादी और तीसरी है व्यवहारवादी। ये 3 विचारधाराएं हैं, एक उपागम के रूप में इनको पढ़ते हैं। ठीक है, इन विचारधाराओं का उदय हुआ था, विचारधाराओं का विचारधाराओं का उदय। एक उपागम हो रहेगा जिसका नाम है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। तो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद कब आया भाई? 1990 में आया था। ये 1990 याद रखना आपको, और ये बात है 1970 की। ठीक है, और 1960 के अंदर मात्रात्मक क्रांति आई भाई। ठीक है, ये भी अपने से पूछ सकता है। अब देखो ये तो उपागम हो गए 6 कि निम्न में से मानव भूगोल का उपागम कौन सा है? मिलान में आ जाए कि इस उपागम का संबंध किससे है, यानी यह उपागम कब विकसित हुआ। तो एक प्रश्न बनाओ यहां से कि आरंभिक उपनिवेश, यहां लिख देता हूं मैं, आरंभिक उपनिवेश, उपनिवेश
आरंभिक उपनिवेश युग में मानव भूगोल का विकास किस उपागम के रूप में हुआ? किस उपागम के रूप में हुआ? तो ये मैंने एक प्रश्न बना दिया है। अब इसमें उत्तर क्या आएगा? ये आरंभिक उपनिवेश युग, जब गुलामी का दौर चल रहा था उस समय मानव भूगोल का जो विकास है वो कौन से उपागम के रूप में हुआ? तो उत्तर आ जाएगा अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, अन्वेषण और विवरण आ जाएगा। एक ही यहां से एक प्रश्न और बनाओ तुम। विश्व विज्ञान कोशीय, यहां लिख देता हूं मैं, विश्व विज्ञान कोशीय विवरण भूगोल वेताओं द्वारा, विवरण भूगोल वेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष, वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा उपागम बना? लियो जी, उत्तर लिखो। विश्व विज्ञान कोशीय विवरण भूगोल वेताओं का महत्वपूर्ण पक्ष है और वो कौन सा उपागम बना है? तो उत्तर आएगा आपका, क्या आएगा उत्तर भाई? उत्तर आएगा अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण आएगा। ठीक है, अन्वेषण और विवरण आएगा। चलो आगे प्रश्न बनाओ एक। उत्तर उपनिवेश युग में, उत्तर उपनिवेश युग में मानव भूगोल का विकास किस उपागम के रूप में हुआ? तो उत्तर क्या आएगा? प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण में, प्रादेशिक विश्लेषण के रूप में उत्तर उपनिवेश युग में मानव भूगोल का विकास है वो इस उपागम के रूप में हुआ। मिलान में आता है, यहां तक लिखा आता है कि उत्तर उपनिवेश युग किसके साथ? प्रादेशिक विश्लेषण। आरंभिक उपनिवेश युग अन्वेषण और विवरण, यानी मिलान में आएगा तो पहली बात लिखी आएगी, उसके आगे उसका उपागम लिखा आएगा, फिर आपको मिलान करना है। ओके, फिर आगे है आपका अंतरयुद्ध अवधि के बीच, अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, 1930 का दशक, इस दशक में मानव भूगोल का विकास किस उपागम के रूप में हुआ? तो आपका उत्तर क्या आएगा? क्षेत्रीय विवेदन। क्या आ जाएगा उत्तर? क्षेत्रीय विवेदन के रूप में हुआ, ये उपागम था भाई। तो अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक में मानव भूगोल का विकास है वो किस रूप में हुआ? किस उपागम के रूप में हुआ? तो क्षेत्रीय विवेदन के रूप में हुआ। उसके बाद आता है 1950 के दशक के अंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 के दशक के अंत
से 1960, अंत से 1960 दशक के अंत तक मानव भूगोल का विकास किस उपागम के रूप में हुआ भाई? आगे तुम लिख लो किस उपागम के रूप में हुआ, तो उत्तर आ जाएगा आपका स्थानिक संगठन। किसके रूप में? स्थानिक संगठन के रूप में हुआ भाई, स्थानिक संगठन के रूप में। ठीक है, ये उपागम आ जाएगा। एक प्रश्न आता है कि 1970 के दशक में, लिखो 1970 के दशक में मानव भूगोल में कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ? विचारधाराओं का उदय हुआ, तो आपका उत्तर आएगा 1970 में। देखो मैंने यहां लिखा है 1970 में, उसके लिखा है आगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मानवतावादी। एक नंबर विचारधारा है मानवतावादी, मानवतावादी। 2 नंबर आमूलवादी, आमूलवादी आ गया। 3 नंबर है व्यवहारवादी विचारधारा। इन तीनों विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ था भाई। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और भी बने, और प्रश्न आपसे ये कहे कि मात्रात्मक क्रांति, सुन लो पहले, कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप में भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में कौन सी 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ, तो भी उत्तर आपका यही आएगा। कहो तो मैं प्रश्न लिखा देता हूं, नहीं आप याद रखना कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप में भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ, तो आपका उत्तर ये आएगा भाई। चलो मैं लिखा, देखो भाई अब प्रश्न अपना नेक्स्ट ये है कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न क्या? असंतुष्टि और अमानवीय रूप में भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में कौन सी नई 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, तो आपका उत्तर आएगा, एक तो आ जाएगा मानवतावादी, मानवतावादी। 2 नंबर आ जाएगा आमूलवादी, आमूलवादी। 3 नंबर आ जाएगा व्यवहारवादी, व्यवहारवादी। एक बात बता दूं मैं, मात्रात्मक जो क्रांति हुई थी वो हुई 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। अगर पूछे आपसे कि निम्न में से मात्रात्मक क्रांति कब आई, तो 1960 में आई। और इसी क्रांति के उत्पन्न होने के कारण असंतुष्टि थी मानव में, अमानवीय रूप था, और इसके चलते हुए मानव भूगोल में इसका अध्ययन किया गया। और इसी कारण से 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं निकल के आई, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। एक उपागम हो गया अपना, एक उपागम कौन सा रह गया, वो लिखो अभी। हाँ, 1990 के दशक में, 1990 के दशक में मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया। मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया। ठीक है, ये उपागम हो गया लास्ट अपना कि 1990 के दशक में मानव भूगोल में या भूगोल में किसका उदय हुआ भाई? उत्तर आधुनिकतावाद उपागम का उदय हुआ। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि मैं कल करवा के आया हूं आपको एक प्रश्न। क्या है? नव निश्चयवाद विचारधारा की 3 विशेषताएं बताइए। कितनी विशेषताएं बतानी है आपको? 3 बतानी है। ये कल मैंने प्रश्न करवाया है,
प्रश्न बना के नहीं दिया मैंने, टॉपिक करवाया आपको ग्रिफ्थ टेलर वाला। और वहीं से है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा की 3 विशेषता बतानी। पहली विशेषता तो ये लिख देंगे कि इस विचारधारा के संस्थापक या जनक कह सकते हैं ग्रिफ्थ टेलर को माना जाता है। ग्रिफ्थ टेलर को माना जाता है, टेलर को माना जाता है भाई। अच्छा, दूसरी हम ये लिख देंगे कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद, यह है विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मार्ग को प्रस्तुत करती है। अच्छा, तीसरी क्या रहेगी भाई? तीसरी रहेगी पर्यावरण को नुकसान किए बिना, पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याएं हैं, बिना समस्याओं को सुलझाने पर जोर देती है। यानी पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए औद्योगिकरण इसमें किया जाता है। एक और लिख लो, 4 तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, 3 वाला मुंडो है। एक और लिखो, एक है इस विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा को रुको और जाओ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जी। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर भाई, खत्म हो गया आज 6 क्लासों के साथ। ठीक, तो ये नया प्रश्न मैंने आपको करवाया है, याद है ये तो वैसे ही, क्योंकि नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद भी लिखा सकता है या पर्यावरण निश्चयवाद भी लिखा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं ये नवनिश्चयवादी पेपर में आए, ऐसे भी लिखा जाए कि नव पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की विशेषता, या ऐसे भी आ जाए नवनियतिवाद विचारधारा की 3 विशेषता बताइए, 4 बताइए। 3 तो इसलिए लिखी है मैंने, 3 तो इसलिए लिखा है कि 1.5 नंबर यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यही सेम ऑप्शन में पूछ ले कि निम्न में से नवनिश्चयवाद विचारधारा की विशेषता नहीं है, नवनिश्चयवाद विचारधारा की विशेषता नहीं है, यहीं से दे दो। देखो 1 नंबर ये लिख रहा है आपको कि इस विचारधारा का संस्थापक ग्रिफ्थ टेलर को माना जाता है, बात सही है। और दूसरी विचारधारा, ये दूसरी लाइन ये लिख रहा है कि विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संवाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, परिलक्षित करती है, बात भी सही है। तीसरी बात लिख रहा है कि यह विचारधारा पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल नहीं देती है। यहाँ क्या लगाया? नहीं देती है। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जोर देती है सुलझाने पर, यानी समस्याएं सुलझें पर्यावरण से। ठीक है, और इस विचारधारा को रुको और जाओ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये अपनी क्लास थी, एक चैप्टर पूरा हो गया है। और अगली क्लास जो रहेगी संडे को, जो क्लास रहेगी ना संडे को सिर्फ इस लेसन के ना जो ऑप्शनल क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपके सामने 100, जितने बढ़ेंगे 100, 400, 150 जो भी है। ठीक है, बाकी कल अपने दूसरा लेसन पढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।